अरे भाई वाह, यहाँ तो दिन निकला हुआ है। खलीलजाद ने लॉन्ज में दाखिल होते हुए टाई की नॉट ढीली करते हुए कहा। अस्सलामुअलैकुम मम्मा पापा। जाजिब, आजिब और नताशा ने खलीलजाद और तानिया को सलाम किया। तो हमारा यंग क्रिकेट स्टार मैच की हाइलाइट्स देख रहा है? खलीलजाद ने जाजिब से पूछा, जो टीवी पे क्रिकेट मैच देखने में मुनहमिक था। जी पापा, टुडेज मैच वाज ऑसम। हमारे बैट्समैन और बॉलर्स दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और हमारी स्कॉलर बेटी क्या कर रही है? पापा, मैं टेस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। ओह, आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए? नो पापा, टुमारो इज माई स्पॉट टेस्ट और मैं इसे थॉरोली प्रिपेयर करना चाहती हूँ। आई कैन नॉट इवन कॉम्प्रोमाइज ऑन अ सिंगल मार्क। वेरी गुड, वेरी गुड। खलीलजाद ने तानिया की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जो मॉडर्न और स्टाइलिश लिबास में मलबूस, फुल मेकअप और सुनहरी बाल शानों पे बिखेरे कोई मॉडल या फिल्म स्टार लग रही थी। और हमारे लिटिल प्रिंस भी अभी तक जाग रहे हैं। क्या हो रहा है सर? बड़े बिजी लग रहे हैं। पापा, मैं जूनियर साइंटिस्ट एग्जीबिशन के लिए साइंस प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। डू यू नो, उसमें पूरे प्रोविंस के स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारा लिटिल साइंटिस्ट अपने स्कूल की नुमाइंदगी करेगा। यस पापा, 12 साला जाजिब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बच्चों, हम काफ़ी थक गए हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोग भी रेस्ट करो। ओके मम्मा पापा, गुड नाइट, तीनों ने कहा। खलीलजाद कमरे में दाखिल होते ही कोट बेड पे फेंक देता है और सोफे की पुश्त पे टेक लगाए अपने आंसू छुपाने की कोशिश करने लगता है। तानिया, जो ड्रेसिंग टेबल पे बैठी मेकअप उतार रही होती है, शीशे में यूं अपने हामद को आंखें मूंदा देख के उसके पास आ जाती है। क्या बात है, आप उदास हो गए? नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। बस जब अपने बच्चों को अपनी लाइफ गोल्स हासिल करने के लिए पुरज़्म देखता हूँ तो खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। इनका हार्ड वर्क, पोलाइटनेस और वेल मैनर्ड होना मुझे रब के हुजूर शर्मसार कर देता है कि मैं गुनाहगार इस काबिल न था। इनकी पॉजिटिविटी और मेरे अंदर की नेगेटिविटी का शार्प कंट्रास्ट है। ऐसे नहीं सोचते, आप बहुत हसास होते जा रहे हैं। नहीं, काश मैं भी ऐसे ही अपने माँ बाप का फर्मा बरदार होता। मेरे अब्बा दर्जी थे। अलकासिबु हबीबुल्लाह पे यकीन रखते हुए सारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते रहे। अम्मा भी एक नेक, फरिश्ता सिफ्त और साबिर व शाकिर खातून थी। मुझे हमेशा उनसे गिला ही रहता कि अब्बा ने तरक्की नहीं की। आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है? आप लोगों के पास है ही क्या? 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी और ये हंसता हाल मकान जिसे तुम घर कहती हो। वो मुझे कहती कि जब तुम पढ़ लिख के बाबू बन जाओगे तो देखना हालात अच्छे हो जाएंगे। तुम फरसुदा ख्यालात के लोगों के हालात कभी नहीं बदलेंगे। इसीलिए अब्बा ने तरक्की नहीं की। ना ही तुम लोगों को ज़माने के साथ चलना आया है और ना ही आएगा। अम्मा की क्लास लेना मेरा रोज़ाना का मामूल था और वो दरवेश सिर्फ खामोशी से और हैरत से मुझे देखती रहती। हर रोज़ मेरी नित नई फरमाइशें होती। लड़ना झगड़ना मेरा रोज़ का मामूल था। एक तरफ तो अब्बा से पैसे बटोरता और अम्मा को ऐसा तंग करता कि उसकी जमा पूंजी भी निकलवा के ही दम लेता। एक दिन जब मैं अम्मा को बातें सुना रहा था कि अब्बा आ गए। उनको देख के मैं गुस्से से घर से बाहर चला गया। अब्बा ने अम्मा से पूछा, क्या कह रहे थे साहबजादे? अम्मा ने एक सर्द आह भरी, ना नेक वक्त ना,
तेरी ये ठंडी आँख भी अर्श तक जा पहुँचेगी। बस इसके लिए दुआ करती रहा कर। अल्लाह इस पे और हम पे रहम करे। नादान है, दुनिया की चकाचौंध देख के घबरा गया है। मैं तो इसकी किसी भी कड़वी बात का बुरा नहीं मानता, हमेशा इसके लिए दुआ ही निकलती है। मैं कब बुरा मानती हूँ? बस जब इसे ऐसे देखती हूँ मेरे दिल में हौल उठते हैं। वो मेरा हर अरमान पूरा करते, इसीलिए अब्बा बहुत ज़्यादा काम ले लेते, अम्मा भी उनकी मदद करती। वो दोनों दिन रात मेहनत करते और मैं उनकी किसी भी चीज़ को खातिर में लाना तो दूर, कभी उनकी तरफ प्यार से भी ना देखता था। काश आज अब्बा यहाँ होते तो वो इन बच्चों को देख के कितना खुश होते। वो इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने ही इनको कुरान और सुन्नत से रोशनास करवाया और इनकी अहलाकी तरबियत करने की कोशिश की। पता नहीं अब्बा कहाँ चले गए हैं। हलील, आप अब्बा को क्यों नहीं भूल जाते? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने। हो सकता है कोई हादसा। नहीं नहीं, अब्बा जिंदा हैं। मेरा दिल कहता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है ये सब उनकी दुआ की ही बदौलत है। मैं जानता हूँ कि मेरे तौर तरीकों की नापसंदीदगी की वजह से वो मुझसे किनारा कश हो गए हैं, लेकिन वो मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते। वो हैं ही सरापाए दुआ। तानिया बहस को बेसूद जान के कमरे से बाहर चली जाती है और हलीलजाद माजी की यादों में खो जाता है, जब वो एक कॉलेज स्टूडेंट था और उसकी दोस्ती अमीरजादों के साथ हो गई थी। दरअसल वो मुल्क के नामवर कारोबारी और समाजी शख्सियत हाजी सिबगतुल्लाह, जो असल में अंडरवर्ल्ड का एक डॉन था, के लिए काम करते थे। उनका काम गरीब और मतवसत तबका के लड़कों को ऊंचे ख्वाब दिखाकर उन्हें हाजी सिबगतुल्लाह के जाल में फंसाना था। यार हलील, हाजी सिबगतुल्लाह को जानते हो? उमैर ने पूछा। ओ भाई, उन जैसी मुल्क की नामवर शख्सियत को कौन नहीं जानता। उनका मुल्क और बैरून मुल्क में फैला हुआ ये वसी कारोबार, ये गाड़ियों की लंबी कतारें, भाई वो तो मेरे आइडियल हैं। लेकिन ये तो नहीं जानते होगे कि वो मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या क्या वाकई यार? तुमने ये कभी बताया ही नहीं। हलीलजाद ने हैरत से उमैर को कहा, असल में जब भी मैं तुम्हें इस तरह परेशान देखता हूँ तो बहुत दुख होता है, इसीलिए मैंने उनसे तुम्हारे लिए बात की है और आज शाम मुलाकात का टाइम भी ले लिया है। क्या वाकई? हलीलजाद ने बेयकीनी से कहा। हाँ, वो आदमी नहीं है, पारस हैं, पारस। देखना कैसे तुम्हारे वारे न्यारे होते हैं। यूं हलीलजाद की मुलाकात हाजी सिबगतुल्लाह से हुई। वो बहुत खुश लिबास, खुश गुफ्तार और हलीमुत्तबा थे। हाँ तो जनाब हलीलजाद साहब, यही नाम है आपका? जी जी सर, हलीलजाद ने नजरें झुकाए नर्विस लहजे में कहा। याद रखो, पैसा दरख्तों पे नहीं लगता, मेहनत करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ काबिले एतमाद और दयानतदार होना भी शर्त है। जी ये तो है। कुछ दिन हम तुम्हें देखेंगे, परखेंगे, फिर ही फैसला होगा कि तुम्हें किस नौइयत का काम दिया जाए। सर मैं आपके मेयार पे पूरा उतरूंगा। हलीलजाद आहिस्ता आहिस्ता हाजी साहब का इत्माद हासिल करता चला गया और कुछ ही अरसे में उसको भारी जिम्मेदारियां सौंपती गई। वक्त के साथ साथ वो हाजी साहब के सब दरपर्दा धंधों का भेदी हो गया और हाजी साहब का सबसे ज्यादा इत्माद वाला शख्स बन गया। एक दिन उसे एक इंटरनेशनल ड्रग कंपनी का इंडिपेंडेंट इंचार्ज बना दिया गया
اور در پردہ شہر کے کالجز اور یونیورسٹیز میں نشہ آور ڈرگز کی سپلائی کے نیٹ ورک کا ہیڈ بھی بنا دیا گیا۔ مسٹر خلیل، آپ مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ آپ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی آپ مجھے خود کانٹیکٹ کریں گے، صرف میں ہی آپ کو فون کروں گا۔ اوکے سر۔ اور ہاں، آپ تانیہ کو تو جانتے ہی ہیں، وہ ہماری آرگنائزیشن کی بہت ہی کمپیٹنٹ ممبر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں شادی کر لو۔ اس طرح خلیل زاد اور تانیہ کی شادی ہو گئی۔ خلیل نے اماں ابا کو رسماً اپنی شادی کی صرف اطلاع دی۔ شادی پہ وہ ایک کونے میں غیروں کی طرح حیران و ششدر بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ میڈیا پہ اس شادی کی خوب کوریج ہوئی۔ خلیل زاد اور تانیہ انٹرنیشنل ڈرگ نیٹ ورک کا حصہ بن چکے تھے۔ ہر طرف دولت کی ریل پیل تھی۔ تانیہ بظاہر ایک نامور فیشن ڈیزائنر تھی اور اکثر فیشن شوز کے لیے بیرون ملک آتی جاتی تھی، لیکن در حقیقت وہ ایک ڈرگ کیریئر تھی اور حاجی صاحب کے لیے منی لانڈرنگ بھی کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ خلیل اور تانیہ کا شمار ملکی نامور شخصیات میں ہونے لگا۔ یہ پرتعیش زندگی، مقبولیت، آرام و آسائش خلیل زاد کے دل میں اطمینان سرایت کر جاتا، پر دوسرے ہی لمحے انجان خدشات اسے بے چین کر دیتے۔ دونوں اپنے بزی شیڈیول کی وجہ سے بچوں کو کم ٹائم دے پاتے، پھر ویکینڈز پہ سوشل میٹنگز اور لیٹ نائٹ پارٹیز کی وجہ سے بچے ماں باپ کو کئی دن تک دیکھ نہ پاتے۔ گھر میں آیا اماں کی موجودگی کی وجہ سے تانیہ بچوں کی طرف سے بے فکر تھی۔ وہ ایک ویل مینرڈ، ایجوکیٹڈ، شفیق اور قابل بھروسہ تھی۔ ایک دن اماں ابا بچوں کو دیکھنے آئے۔ خلیل زاد اور تانیہ ان کو دیکھ کے کچھ زیادہ خوش نہ تھے، لیکن بچے دادا دادی سے بہت مانوس ہو گئے، ان کے ساتھ رہنے کی ضد کرنے لگے۔ خلیل زاد بھی اندر سے مطمئن تھا۔ ان دنوں میں اسے بچوں میں نمایاں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اماں ابا کو جو زخم خلیل نے دیے، بچے اس سے یکسر مختلف تھے۔ بچوں کی یہ اخلاقی تربیت دادا دادی کی ہی مرہون منت تھی۔ خلیل زاد اور تانیہ ہر روز رات گئے لوٹتے، بچے تو سو گئے ہوتے، پر اماں تہجد کی نماز پڑھنے میں مشغول ہوتی۔ ایک دن اماں نماز پڑھ رہی تھی۔ خلیل زاد ان کی موجودگی سے بے خبر اپنے سبارڈینیٹ کو فون پہ ہدایات دے رہا تھا کہ اماں پہ اس کے وسیع کاروبار کا سارا راز فاش ہو گیا اور وہ گر کے بے ہوش ہو گئیں۔